हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए बीएमसी के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग को सीमेंट का ये दूसरा लेक्चर है सीमेंट का। तो उसमें हम लोग को करना क्या है, आज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट पढ़ेंगे और टेस्ट जो भी सीमेंट के लिए परफॉर्म करते हैं उसको पढ़ेंगे और सीमेंट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी सीमेंट दो प्रकार से अपन करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर करने का दो प्रोसेस होता है। एक ड्राई प्रोसेस से हम कर सकते हैं और एक वेट प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सीमेंट का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दोनों में पहले देख लेते हैं क्या क्या अंतर होता है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। इसमें ड्राई मिक्सिंग होता है, इसमें वेट मिक्सिंग होता है। ये जो प्रोसेस होता है आपका, इसमें क्या होता है, ये इकोनॉमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिकल होता है, ये अनइकोनॉमिकल होता है। ये इकोनॉमिकल होता है, ये अनइकोनॉमिकल होता है। रीजन क्या होता है, इसमें जो रोटरी किल्न का यूज करते हैं ना, वो स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग का, स्मॉल रोटरी किल्न का यूज किया जाता है। ठीक है, रोटरी किल्न का यूज किया जाता है, जबकि इसमें लार्ज रोटरी किल्न का यूज किया जाता है। रोटरी किल्न की साइज इसमें क्या होती है, लार्ज होती है। रोटरी किल्न मतलब जिसमें सीमेंट आपका पक रहा है। ठीक है, हीट जिसमें देते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं इसमें जो वाटर का जो परसेंटेज होता है। देखो, ड्राई मिक्सिंग होता है लेकिन वाटर इसमें भी दिया जाएगा। वाटर जो होता है वो 14% वाटर दिया जाता है इसमें, और इसमें जो वाटर होता है, वाटर का परसेंटेज 40% वाटर दिया जाता है। ठीक है, ड्राई प्रोसेस कब करते हैं, जब हमारे पास हार्ड मटेरियल होता है। हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई प्रोसेस करते हैं। और सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के लिए वेट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और क्या बचा? ये हो गया आपका इकोनॉमिकल, अनइकोनॉमिकल। सॉफ्ट रहेगा, देखो सॉफ्ट रहेगा तो हम ये प्रोसेस करते हैं। हो गया, और कुछ छूट रहा है? वाटर रिक्वायरमेंट हो गया, हार्ड हो गया, ड्राई प्रोसेस हो गया। फ्यूल, फ्यूल कंजप्शन किस में ज्यादा होगा? फ्यूल कंजप्शन इसमें ज्यादा होता है। ठीक है ना, फ्यूल कंजप्शन इसमें हाई होता है, और इसमें फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, लो होता है। हो गया समझ में? तो ये इकोनॉमिकल होता है, अनइकोनॉमिकल होता है। रीजन क्या है इकोनॉमिकल होने का? इकोनॉमिकल का रीजन ये हो गया कि ये फ्यूल क्या करता है, कम कंजप्शन करता है। ठीक है, वाटर परसेंटेज कम होता है, स्मॉल रोटरी किल्न का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। उसके अलावा ड्राई प्रोसेस हार्ड मटेरियल में किया जाता है, जबकि सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेट प्रोसेस करते हैं। एक और अंतर होता है, उसको लिख लेते हैं। देखो, फ्यूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो इकोनॉमिकल कौन है, ये इकोनॉमिकल है, मतलब फ्यूल कंजप्शन इसमें कम होता है। और ओवरऑल प्रोसेस की भी अगर मैं बात करूंगा तो ओवरऑल में भी ये इकोनॉमिकल होता है, ये अनइकोनॉमिकल होता है। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूंगा, किस चीज की बात करूंगा? एक मिनट, रॉ मटेरियल की ग्राइंडिंग की। ठीक है, ग्राइंडिंग भी एक प्रोसेस होता है। जब सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो ग्राइंडिंग अभी अभी देखेंगे, जब मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे तो ग्राइंडिंग, या फिर मैं बोल लू रॉ मटेरियल का ग्राइंडिंग, रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग, इसमें क्या होता है, अनइकोनॉमिकल होता है। इसमें क्या होता है आपका, ड्राई प्रोसेस में अनइकोनॉमिकल होता है। देखो, ग्राइंडिंग मतलब क्या करना, उसको और ज्यादा पीसना, मतलब कि एकदम फाइन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। तो फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसमें अनइकोनॉमिकल होता है। इसमें अनइकोनॉमिकल होता है। क्यों अनइकोनॉमिकल होता है? तो जाहिर सी बात है, अनइकोनॉमिकल इसमें इसलिए होगा क्योंकि इसमें हार्ड मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें अनइकोनॉमिकल होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, रॉ मटेरियल का जो ग्राइंडिंग होता है वो इकोनॉमिकल होता है। खत्म हो गया।
ये हो गया आपका ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस में जो भी अंतर था उसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किए, अब उसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? देखो हमारे पास दो मटेरियल होता है, ठीक है, दो मटेरियल होता है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं सीमेंट बनाने में, ठीक है। एक होता है आपका कैलकेरियस, कैलकेरियस, और एक होता है आर्जिलिशियस। जो भी स्पेलिंग होगा देख लेना। आर्जिलिशियस मटेरियल होता है और एक कैलकेरियस मटेरियल होता है। ये क्या होता है, हम लोग रॉक जब पढ़ रहे थे तो बताया था। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें आर्जिलिशियस मतलब एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। कैलकेरियस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन, मार्बल वगैरह, और आर्जिलिशियस का एग्जांपल हो जाएगा सेल, स्लेट, वो सब हो जाएगा, ठीक है। सेल, स्लेट, आर्जिलिशियस का एग्जांपल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, देखो वेट मिक्सिंग तक दोनों में इंडिविजुअल मतलब अलग अलग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। करते क्या है, सबसे पहले क्रशिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, हमारा कैलकेरियस मटेरियल लेंगे और उसको क्रश करेंगे। इसमें भी इंडिविजुअली क्रश करेंगे, ठीक है। क्रशिंग भी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी क्रशिंग होता है, एक प्राइमरी क्रशिंग होता है और एक सेकेंडरी क्रशिंग होता है, ठीक है। ये प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है बता दूंगा। तो कैलकेरियस मटेरियल लिए, उसको क्रश किए, क्रशिंग में, प्राइमरी क्रशिंग में क्या किए, जो पार्टिकल था उसको स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट किए, स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट किए, और जो स्मॉल हो चुका है उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपका सेकेंडरी क्रशिंग में हम लोग क्या किए, स्मॉल पार्टिकल को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है उसको ग्राइंडिंग बॉल मिल में डालते हैं, ग्राइंडिंग बॉल मिल। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, ग्राइंडिंग होगा, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल यहाँ पर ग्राइंड होके और ज्यादा फाइन हो जाएगा, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पाउडर फॉर्म में क्या हो गया, आपका मटेरियल जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, वेट मिक्सिंग, सॉरी ड्राई मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग लिखो, ड्राई मिक्सिंग नहीं, मिक्सिंग लिख लो, ठीक है। मिक्सिंग चेम्बर में डालेंगे। मिक्सिंग चेम्बर में क्या होता है, इसी मिक्सिंग चेम्बर में हम लोग क्या करते हैं, ये मटेरियल तो रहता ही है, साथ ही साथ जो आर्जिलिशियस मटेरियल है उसको भी मिला देते हैं, ठीक है। आर्जिलिशियस मटेरियल भी कैसे मिला होगा, क्रशिंग किए होंगे इसको भी इंडिविजुअली, फिर उसके बाद से ग्राइंडिंग बॉल मिल में उसको भी डाले होंगे, उसका जो पाउडर फॉर्म है और इसका जो पाउडर फॉर्म मिल गया, दोनों को मिक्सिंग कर दी है, ठीक है। मिक्सिंग के बाद कहाँ पर जाता है, देखो अब यहाँ पर मेरे को मिटाना पड़ेगा। देखो मिक्सिंग के बाद फिर कहाँ पर जाता है, तो मिक्सिंग के बाद जाता है आपका करेक्शन सिलोज, करेक्शन सिलोज, ठीक है। इसको मिटा के करेक्शन सिलोज को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। मिक्सिंग चेम्बर आ गया, यहाँ तक समझ में। आर्जिलिशियस को भी मिला दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं, अब करेक्शन सिलोज में आ गए हैं। करेक्शन सिलोज में क्या होता है आपका, एक तो पहली बात 40 नहीं सॉरी, पानी जो है जो मिक्सिंग करते हैं, तो मिक्सिंग करते समय ही हम लोग क्या करते थे, 14% वाटर मिला दिए रहते हैं, याद रखना। यहाँ पर लिखे थे ना मिक्सिंग, मिक्सिंग चेम्बर में ही हम लोग क्या करते हैं, पानी भी मिलाते हैं, कितना, 14% वाटर मिलाते हैं। ड्राई प्रोसेस है तो 14 और वेट प्रोसेस में 40, ठीक है। इसमें 14% पानी मिलाते हैं, याद रखना, उसको लिख देना। उसके बाद करेक्शन सिलोज में क्या होता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स होती है सीमेंट की, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होती है, सलीम, ठीक है, पढ़े हैं। तो ये इसका जो भी फुल फॉर्म होता है वो आपको पता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसका प्रॉपर प्रोपोर्शन मतलब ब्लेंडिंग करना, इसी को बोलते हैं। तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, हम लोग लाते हैं, चेक करते हैं कि वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में है कि नहीं, अगर नहीं होता तो लाते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शन में, और उसके बाद फिर क्या होता है आपका, प्री हीट देते हैं। प्री हीटिंग 800 डिग्री सेल्सियस का दिया जाता है, आया समझ में। यहाँ पर क्या किया, करेक्शन सिलोज में प्रॉपर प्रोपोर्शन में कन्वर्ट किए, उसके बाद फिर प्री हीट देते हैं, प्री हीट 800 डिग्री सेल्सियस का देंगे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर से मिक्स करते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, ड्राई मिक्सिंग होता है, ठीक है। ड्राई मिक्सिंग होने के बाद फिर क्या होता है, मिक्सिंग होने के बाद फिर फाइनली इसको रोटरी किल्न में डालते हैं, रोटरी किल्न में डालते हैं। देखो प्रोसेस बहुत सारा है, ठीक है, याद हुआ तो कर लेना, अदरवाइज मैं जो बताऊंगा उसको आखिरी में याद रख लेना। तो ये रोटरी किल्न में जब डालते हैं ना, तो यहीं पर क्या होता है, मेन हीट दिया जाता है, और हीट क्यों दिया जाता है वो आपको पता है, टू फ्यूज द
जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब आपस में बंध जाएं, एक दूसरे को फ्यूज कर लें, इसलिए हीट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 1400 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर हीट दिया जाता है। तो आपको अगर पूछेगा कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सीमेंट को कितने हीट दिया जाता है, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको फ्यूज करने के लिए, तो 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। ये आंसर मत लेना, ये तो प्री हीट है, ठीक है, आंसर ये होगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हीट देने के कारण पार्टिकल एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, इंग्रेडिएंट फ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें क्लिंकर फॉर्म होता है। तो क्लिंकर को ब्रेक करना पड़ता है। तो उस क्लिंकर को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर लिख लेना क्लिंकर फॉर्म, ठीक है, क्लिंकर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। अब उस क्लिंकर को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर से उसको ग्राइंडिंग बॉल मिल में डालते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग बॉल मिल जो शुरुआत में डाले थे ना पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पर फिर से ग्राइंडिंग बॉल मिल में डालते हैं। इस ग्राइंडिंग बॉल मिल में जब डालते हैं तो यहाँ पर जिप्सम भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिप्सम जान रहे हो ना, तो जिप्सम भी ऐड कर देते हैं। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करते हैं, 2 से 4% हम लोग जिप्सम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 4% जिप्सम हम लोग सीमेंट में ऐड, मतलब हमारे जो मटेरियल मिला है उसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद फाइनली अपने को सीमेंट मिलता है, ठीक है। इतना सब प्रोसेस होने के बाद जो पाउडर फॉर्म में मटेरियल मिलता है उसी को बोलते हैं सीमेंट, ठीक है। सीमेंट कैसे प्राप्त हुआ समझ में आ गया। अब ये सीमेंट मिल गया तो इसको क्या कर लो आप, पैकिंग कर लो और फिर ये दुकान में चल लेता है। आ गया समझ में, इतना समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। इतना अगर याद नहीं होता है तो आपको 3 स्टेप तो याद ही रखना है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग, ठीक है। दूसरे स्टेप में याद रखना, मिक्सिंग करने के बाद बर्निंग करते हैं, बर्निंग के बाद तीसरा स्टेप ग्राइंडिंग बॉल, ठीक है। मतलब ये वाला तीसरा, पहला स्टेप मिक्सिंग, ठीक है, ये बर्निंग, ये शॉर्ट में है। अगर एक संक्षिप्त रूप में अगर कोई पूछना चाहे तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि सीरीज में जमाओ, तो मिक्सिंग सबसे पहले, बर्निंग फिर उसके बाद ग्राइंडिंग बॉल में होता है, और डिटेल में हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, जो भी प्रोसेस हुआ है शुरू से मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही लगभग सेम जो है आपका वेट प्रोसेस भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले आर्जिलिसियस और कैलकेरियस मटेरियल को ध्यान से सुनना ना, आर्जिलिसियस और कैलकेरियस मटेरियल लिए, ठीक है, उसका क्रशिंग किए, क्रशिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी क्रशिंग हुआ, क्रशिंग होने के बाद उसको कहाँ डाले, ग्राइंडिंग बॉल मिल में डाले ताकि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद उसको क्या किए, मिक्सिंग किए, ठीक है। मिक्सिंग जब करते हैं, मिक्सिंग चेम्बर में जब आता है ये, तब उसी समय आर्जिलिसियस मटेरियल को कैलकेरियस के साथ मिला देते हैं और उसी समय पानी भी ऐड करते हैं। पानी जो होता है 14% ऐड करते हैं। उसके बाद फिर कहाँ जाता है वो, करेक्शन सिलोज में जाता है। अब यहाँ से दिख रहा होगा करेक्शन सिलोज में जाता है, जहां पर क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के परसेंटेज को चेक करते हैं कि वो प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं। फिर प्री हीटिंग देंगे 800 डिग्री सेल्सियस का, प्री हीटिंग के बाद फिर ड्राई मिक्सिंग होगा, ड्राई मिक्सिंग के बाद फिर रोटरी किल्न में 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस में हीट देते हैं। हीट क्यों देते हैं, तो ताकि पार्टिकल जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो फ्यूज हो जाए। फ्यूज हो जाने के कारण क्लिंकर फॉर्म होता है, क्लिंकर को तोड़ने के लिए ग्राइंडिंग बॉल मिल में फिर से डालते हैं, इसी समय जिप्सम भी ऐड कर देते हैं उसमें। अब जो मिलता है मटेरियल उसको सीमेंट बोलेंगे, मतलब सीमेंट मिल गया, सीमेंट को पैकिंग कर लो, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ड्राई, ड्राई के बाद वेट प्रोसेस, ठीक है। वेट प्रोसेस देखें, वेट प्रोसेस में क्या होगा, अब सबसे पहले तो फिर से वही सेम हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, कैलकेरियस मटेरियल होगा, कैलकेरियस और आर्जिलिसियस। स्पेलिंग नहीं पता, फिर से बता रहा हूँ, आर्जिलिसियस मटेरियल, ठीक है। कैलकेरियस और आर्जिलिसियस मटेरियल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से क्रशिंग करेंगे, ठीक है, सेम क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग भी 2 प्रकार से होगा, नहीं लिख रहा हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी क्रशिंग होगा। उसके बाद फिर ग्राइंडिंग बॉल मिल में डालेंगे, क्या होता है इसमें, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर से थोड़ा सा अंतर है, यहाँ तक समझ में आ गया, ग्राइंडिंग बॉल मिल तक। उसके बाद फिर क्या होता है आपका, वेट मिक्सिंग होता है, वेट मिक्सिंग होता है। इस वेट मिक्सिंग के समय यहाँ पर से जो है आपका मटेरियल, आर्जिलिसियस मटेरियल को भी यहाँ पर मिला दिया जाएगा। और वेट मिक्सिंग जब करेंगे तो पानी कितना ऐड किया जाता है, 40% वाटर ऐड किया जाता है,
40% वाटर ऐड किया जाता है और मिक्सिंग किया जाता है कैलकेरियस आर्जिलिशियस मटेरियल को। इतना तक समझ में आ गया। अब उसके बाद कहाँ पर ये जाता है आपका रॉ स्लरी, रॉ स्लरी मिक्सिंग होता है, रॉ स्लरी मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग होता है। इसको क्या नाम दे दिया मैं, यहाँ पर वेट मिक्सिंग के बाद वो रॉ स्लरी मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग चेम्बर में जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि वहां पर जो करेक्शन सिलोस था ना वही है, यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं सलीम, मतलब कि जो प्रॉपर जो इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट उसको चेक करते हैं कि वो प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं, और उसके बाद ब्लेंडिंग मतलब उसका मतलब वही होता है ब्लेंडिंग करना। और रॉ स्लरी मिक्सिंग मतलब जो भी आपका रॉ स्लरी हुआ है उसको हम लोग प्रॉपर जो सलीम मिलाए हैं, सलीम मतलब समझ गए ना, इंग्रेडिएंट मिलाए हैं उसके साथ मिक्स करते हैं फिर से, तो वही रॉ स्लरी मिक्सिंग है और कुछ नहीं है। ब्लेंडिंग मतलब बस यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं चेक करना है, इंग्रेडिएंट को प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं वो चेक करना, रॉ स्लरी मिक्सिंग हो गया। तो इस रॉ स्लरी मिक्सिंग को यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो प्रोसेस एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है जैसे ड्राई प्रोसेस में था। यहाँ पर क्या हुआ, रॉ स्लरी मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, समझ में आ गया रॉ स्लरी मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। उसके बाद इसको एलिवेटर में ले जाया जाता है। एलिवेटर में ले जाने का मकसद ये होता है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या हो जाए आपके रिमूव हो जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एलिवेटर में ले जाते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाए। अब एलिवेटर में ले जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद रोटरी किल्न में डाल देते हैं। रोटरी किल्न में कितना टेम्परेचर देते हैं आपको पता है, ठीक है, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। रोटरी किल्न के बाद फिर कहा जाता था आपका, रोटरी किल्न में क्लिंकर फॉर्म हो जाता था तो वो कहा जाता था ग्राइंडिंग बॉल मिल में जाता था। ग्राइंडिंग बॉल मिल में हम लोग क्या मिलाते थे, जिप्सम मिलाते थे, यही होता है ना फॉर्मूला जिप्सम का, तो जिप्सम मिलाते थे 2 से 4%। अब जिप्सम मिलाने के बाद फिर वो सीमेंट बन जाएगा और सीमेंट को फिर क्या करोगे पैकिंग करोगे। ये हो गया आपका वेट प्रोसेस, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग टेस्ट ऑन सीमेंट। पहला टेस्ट है आपका फील्ड टेस्ट, फील्ड टेस्ट। देखो इस फील्ड टेस्ट में हम क्या करते हैं फील्ड टेस्ट के अंतर्गत पहला टेस्ट होता है कलर, कलर कलर टेस्ट। कलर टेस्ट में हम लोग देखेंगे, देखो ये फील्ड टेस्ट क्या है, एक कोई भी सुपर विजन करने वाला या फिर कोई भी इंजीनियर है वो फील्ड में जाएगा और सीमेंट की क्वालिटी को चेक करेगा फील्ड में ही। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो सीमेंट अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं, वो आपको पता होना चाहिए अगर आप एक इंजीनियर हो तो। वो कैसे पता चलेगा, देखो कलर टेस्ट, कलर टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे आंख से, ठीक है, नॉर्मल आंख से हम लोग देखेंगे और क्या देखेंगे कि उसका कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए, ठीक है, ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कलर टेस्ट। दूसरा टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं जिसको मैं बोल सकता हूँ फिजिकल टेस्ट। इस फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत भी और अंदर में आता है। तो फिजिकल टेस्ट में पहला, देखो पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फिजिकल टेस्ट में, जो भी सीमेंट रहता है, सीमेंट में हम लोग क्या कर देते हैं, हाथ को डिग कर देते हैं, ठीक है ना, हाथ को घुसा देते हैं। तो हाथ में क्या होना चाहिए, वो कूल फील होना चाहिए। सीमेंट में जब मैं, सीमेंट की बोरी में जब मैं हाथ डाल दूंगा तो वो कूल फील होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, when we immersed our hand in cement bag, it should feel cool। देखो इंग्लिश और इससे अच्छा हो सकता है, मैं अपने से जो जिस हिसाब से मेरे से बनता है मैं लिख दिया है ना, when we immersed our hand in our in cement bag it should feel cool, है ना। उसके बाद दूसरा चीज क्या होता है आपका, पहला तो मैं बोल दिया कि जब मैं हाथ को
घुसाऊंगा तो क्या होना चाहिए, फुल फिल होना चाहिए। दूसरा जब होता है, मैं सीमेंट का एक सैंपल लूंगा, सीमेंट सैंपल लूंगा उंगली में, ठीक है, उंगली से मैं उठाऊंगा सीमेंट सैंपल को और स्मैश करके देखूंगा, उंगली से स्मैश करके देखूंगा, वो स्मूथ फिल होना चाहिए, वो मतलब कंकरीला फिल नहीं होना चाहिए, मतलब फाइनली ग्राइंडेड होना चाहिए। आ रहा है समझ में, स्मूथ होना चाहिए। तो ये दूसरा टेस्ट हो गया फिजिकल टेस्ट में। टेक सम अमाउंट ऑफ सीमेंट एंड स्मैश स्मैश्ड, क्या लिखूं, स्मैशिंग, स्मैश्ड बाय आवर फिंगर, इट शुड फील स्मूथ, ठीक है, स्मूथ फील होना चाहिए। तीसरा मैं बोलूंगा कि मैं फिर से लूंगा, कुछ अमाउंट ऑफ सैंपल लूंगा, जितना लेना है आपको, एक मुट्ठी लेना है, एक मुट्ठी ले लो, उसको क्या करो, एक बाल्टी में या फिर किसी भी पॉट में पानी है उसमें आप डाल दो, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ 2 चम्मच या फिर हाथ से जितना उठाना उठाओ, और उसके बाद फिर क्या करो कि जो भी आपका पॉट है जिसमें पानी रखा उसमें डाल दो। वो क्या होना चाहिए, सीमेंट ऊपर में फ्लोट नहीं करना चाहिए, सीमेंट क्या हो जाना चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए, नीचे सिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ, अभी लिखो। टेक सम अमाउंट ऑफ सीमेंट सैंपल एंड पुट ऑन pot, put on any pot which is filled of water, फिर लिखना सीमेंट सैंपल शुड सिंक अंडर वाटर, नॉट फ्लोटेड, ठीक है, नॉट फ्लोटेड ऑन द सरफेस। तो कुछ अमाउंट ऑफ सीमेंट सैंपल लिए, उसको मैं डाल दिया आपका पानी से भरे हुए पॉट में, और उसके बाद फिर सीमेंट सैंपल शुड सिंक, सिंक मतलब नीचे बैठ जाना, ठीक है, सिंक अंडर वाटर, नॉट फ्लोटेड, नॉट फ्लोटेड ऑन द सरफेस, ऐसा करके लिख सकते हो, ठीक है, नॉट फ्लोटेड ऑन द वाटर, नॉट फ्लोटेड ऑन वाटर, ठीक। अब इसका रीजन क्या होता है, यहाँ पर लिखना, नोट करके लिख देना। जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट की जो डेंसिटी होती है, सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब में होती है, जो कि वाटर की डेंसिटी के बराबर होती है। 10th क्लास में हम लोग साइंस पढ़े हुए हैं, तो उसमें हम लोग पढ़े थे, या फिर वो भी छोड़ो, एफएम तो पढ़े हुए हो ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें हम लोग आर्किमिडिस का प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो कोई भी चीज क्या होती है, फ्लोट करता है, कोई भी चीज फ्लोट करता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है, और कोई भी चीज सिंक हो जाता है पानी में जिसकी डेंसिटी क्या होती है, पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो अब सीमेंट की डेंसिटी 1440 केजी पर मीटर क्यूब है, जबकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसलिए अगर अच्छे क्वालिटी का सीमेंट है तो उसको क्या होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए, वो नीचे बढ़ जाना चाहिए, सिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया, यहीं पर नोट करके एक दो पॉइंट और लिख लेना, ठीक है। एक तो सीमेंट का हम लोग को डेंसिटी पता चल गया, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है पता है, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होता है, ठीक है। एक और चीज ऐड कर लेना, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता चल गया 3.15, है ना, 3.15। उसके बाद सीमेंट के बारे में लिखना कि एक बैग सीमेंट मतलब एक बोरी सीमेंट जो होता है उसमें कितना सीमेंट आता है, आपको पता ही होगा, 50 केजी सीमेंट आता है, ठीक है। तो ये एक बैग सीमेंट या फिर 50 केजी सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम होता है 0.035 मीटर क्यूब होता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। एक बैग सीमेंट 50 केजी वेट
वॉल्यूम जो होता है 0.035। ऐसे इसको आगे भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन याद करते चलो, ठीक है। हो गया, फिजिकल टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है, मतलब बी खत्म हो गया, सी पढ़ते हैं। फील्ड टेस्ट के अंतर्गत में सी जो हो जाएगा स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट, ये देखो, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से कंपेयर मत करना, वो तो अलग है, लेबोरेटरी के अंतर्गत में आएगा। ये जो टेस्ट है आप लोग फील्ड में ही परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है कि 25/25/200 का क्या करते हो, क्यूबाइड तैयार करते हो, क्यूबाइड। और इस क्यूबाइड को 7 दिन तक क्यूरिंग करते हो, 8 दिन तक क्योर्ड करके रखते हो, उसके बाद निकालते हो और उसके बाद उसमें वेट अप्लाई करते हो, ठीक है। वेट अप्लाई कितने करते हो, 340 न्यूटन का लोड अप्लाई करते हो, ठीक है। ये मान लेते हैं अपने पास एक स्टैंड है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा करके स्टैंड है। इस स्टैंड में मैं क्या रख दिया, ये मेरे पास क्यूबाइड हो गया, सैंपल हो गया, ये मेरे पास सैंपल हो गया। यहाँ पर मैं वेट लगाऊंगा, तो जब मैं 340 न्यूटन का यहाँ पर से लोड अप्लाई करूंगा तो इसमें क्रेक डेवलप नहीं होना चाहिए। अगर क्रेक डेवलप हो गया तो वो स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हो गया हमारा सीमेंट जो है, लेकिन क्रेक डेवलप नहीं हुआ तो पास हो जाएगा, बस इतना ही था, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट अलग होता है, उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक। ये आ गया क्या समझ में, 25/25/200 क्यूबाइड, 7 डे क्योर और उसके बाद फिर लोड अप्लाई। दूसरा टेस्ट जो हो जाएगा आपका, दूसरा टेस्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट हम लोग किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, मतलब एपरेटस का जो यूज करते हैं वो होता है आपका विकेट एपरेटस, याद रखना। तो विकेट एपरेटस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम लोग। सबसे पहले विकेट एपरेटस मैं बना लेता हूँ। ये अपने पास ऐसा कुछ विकेट एपरेटस हो गया, यहाँ पर से ऐसा टंगा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये यहाँ पर आपका नीचे में जो रहता है, इसको क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है, पॉट है, मतलब इसी में तो सीमेंट हम लोग भरते हैं, ठीक है। ये जस्ट नीचे में रहता है, ये ऐसा, ठीक है। इसका जो होता है 80 mm लेंथ होता है, 40 mm हाइट होता है, मतलब 80/40 का डायमेंशन होता है इसका। हाइट जो है 40 mm का, 80 mm का लेंथ होता है। इसको हम लोग प्लंजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं। ये जो प्लंजर होता है इसकी जो हाइट होती है, ठीक है, हाइट जो होती है वो 50 mm, ठीक है, 50 mm। और जबकि डायमीटर जो होती है, इसका जो डायमीटर है वो 10 mm का होता है, ठीक। इतना विकेट एपरेटस के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। प्लंजर होता है, हाइट उसकी 50 mm की होती है, डायमीटर जो होती है 10 mm की होती है। ये पॉट है, एक्चुअली में बर्तन यहाँ पर रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट पेस्ट को भरते हैं, ठीक है, लेवल तक भरते हैं, लेवल करते हैं, और उसके बाद फिर टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं अभी देखते हैं। विकेट एपरेटस ले लिए, सबसे पहले सीमेंट पेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं। जो सीमेंट पेस्ट होता है ना, उसमें हम लोग 23% वाटर सबसे पहले डालते हैं। सीमेंट पेस्ट तैयार करने के लिए 23% पानी डालते हैं कम से कम। 23% क्यों डालते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, ताकि वो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन जो होना है वो हो जाए, ठीक है। इतना डाले, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं क्या कर दिया, सीमेंट पेस्ट को पूरा भर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, 5 से 7 मिनट वेट करूंगा। कितना वेट करूंगा, 5 से 7 मिनट वेट करूंगा जब मैं पूरा भर दिया। उसके बाद फिर मैं प्लंजर को ढीला, मतलब यहाँ पर से क्या करूंगा, स्क्रू ढीला करूंगा जिससे प्लंजर छूटेगा और इसमें गड़ जाएगा, ठीक है। टेस्ट परफॉर्म किए हो गए। तो ये जो गड़ने का जो हाइट है, गड़ने का हाइट जो है वो कितना होना चाहिए, मतलब ये ऊपर से गड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका प्लंजर है, तो यहाँ से ऊपर से जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, 33 से लेके 35 mm तक होना चाहिए, इतना वो गड़ना चाहिए। अगर नहीं गड़ पा रहा है या फिर ज्यादा गड़ जा रहा है, ठीक है, ज्यादा गड़ जा रहा है, या फिर पहले तो 23% पानी दिए हैं तो जाहिर सी बात है या तो कम गड़ेगा,
ठीक है, या तो कम गड़ेगा या तो 33 to 35%। ज्यादा गड़ेगा, ज्यादा नहीं गड़ेगा, कभी नहीं गड़ेगा, याद रखना। 23% में कैसे ज्यादा गड़ जाएगा, तो कम गड़ेगा। तो अब क्या करते जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे पानी का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, 23, फिर 24%, फिर 25%, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। मतलब सैंपल बदलते जाएंगे। इस सैंपल को खाली करेंगे, उसी मतलब सीमेंट में क्या करेंगे, पानी को 24% डालेंगे, फिर वही करेंगे 5 से 7 मिनट वेट, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ढीला करेंगे, फिर देखेंगे कि वो कितना गड़ा। तो जितने परसेंट पानी के कारण हमारा जो प्लंजर है 33 से लेके 35 गड़ जाए, उसी को बोलते हैं उस सीमेंट की कंसिस्टेंसी। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई सीमेंट पेस्ट ऐसी बढ़ाते बढ़ाते 30% वाटर उसमें डाल दिए। ठीक है, अब उसके बाद वो कितना गढ़ पा रहा है, 33 से 35 मतलब उस सीमेंट की कंसिस्टेंसी कितनी है बोलूंगा मैं, 30% कंसिस्टेंसी है। आया समझ में, कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं, इतना गढ़ना चाहिए। ठीक है, टेस्ट एकदम सिंपल है। और याद रखना कि ये ऊपर से इतना गढ़ना चाहिए, कभी कभी नीचे से पूछ ले तो नीचे से क्या करोगे, 40 माइनस इतना कर देना, तो 5 से 7 नीचे से इतना और ऊपर से इतना। आ गया समझ में, आ गया ना, ठीक है। और उसके अलावा नोट करके लिख लेना, नोट में लिखना नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कितना होता है, तो 30% होता है। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 30%। दूसरा टेस्ट हो गया परफॉर्म। अब तीसरे टेस्ट की ओर बढ़ते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। आगे समझ में, फुल फॉर्म आपको पता है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। इसको परफॉर्म करने के लिए जो एपरेटस यूज करते हैं, फिर से विकेट एपरेटस का यूज करते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या है, इसी को बस पूछ लेता है कि कौन से टेस्ट के लिए विकेट एपरेटस का यूज करते हैं, या फिर उल्टा इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए कौन से एपरेटस का यूज करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए कौन से एपरेटस का यूज करते हैं। तो दोनों के लिए विकेट एपरेटस का ही यूज किया जाता है, विकेट एपरेटस का यूज किया जाता है। फिर से विकेट एपरेटस वैसे ही सेम होगा। ठीक है, अभी हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट देख रहे हैं, ठीक है, बाद में फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट देखेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट देखते हैं तो सीमेंट पेस्ट तैयार करेंगे फिर से। ठीक है, सीमेंट पेस्ट जो तैयार करते हैं तो उसके लिए जो कंसिस्टेंसी हम लोग रखते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी हम लोग प्री डिफाइंड कंसिस्टेंसी रखते हैं, याद रखना, प्री डिफाइंड कंसिस्टेंसी रखते हैं। कितनी, 0.85 पी। ठीक है, 0.85 पी, इसका मतलब होता है 85% कंसिस्टेंसी। ठीक है, 0.85 पी ऐसे लिखा दिखेगा आपको, तो इसका मतलब क्या होता है आपका 85% कंसिस्टेंसी, मतलब बहुत ज्यादा पानी है अभी। ठीक है ना, 85% पानी है। अब ऐसे सैंपल को मैं क्या करूंगा, अपने विकेट एपरेटस में डालूंगा। ऐसे सैंपल को जिसकी कंसिस्टेंसी 85% है, उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सीमेंट पेस्ट को यहाँ पर अपने पॉट में अच्छे से जमा दूंगा, फिल कर दूंगा। फिर मैं इस प्लंजर को छोड़ूंगा। ठीक है, ये जो प्लंजर हो जाएगा अब वो बदल जाएगा उसका डायमेंशन। प्लंजर पहले क्या था आपका, सर्कुलर था, जिसका डायमीटर 10 mm का था। अब ये जो प्लंजर है वो आपका स्क्वायर प्लंजर है। कैसा प्लंजर है आपका, स्क्वायर शेप का प्लंजर है, और इसका जो डायमेंशन है 1 mm बाई 1 mm है। मतलब इसको ऊपर से देखोगे तो ये आपको ऐसे स्क्वायर दिखेगा एकदम। 1 mm मतलब खोता कितना है, बहुत कम है ना, तो 1 mm बाई 1 mm का क्या है, ये प्लंजर है। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन बोल रहा हूँ ना मैं, लेंथ नहीं, क्रॉस सेक्शन। आ गया समझ में, 1 mm बाई 1 mm का प्लंजर रहता है, प्रोसेस सेम रहता है। उसके बाद फिर जितने टाइम में, ठीक है, जितने टाइम में वो 33 से लेके 35 mm डिग हो जाए, गड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। 33 से 35 mm जितने टाइम में वो क्या हो जाए, डिग हो जाए, वो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। देखो, हो सकता है कि शुरुआत में इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी है तो मैं प्लंजर को छोड़ूंगा, स्क्रू को ढीला करके, हो सकता है ये पूरा ही गड़ जाए, पूरा का पूरा 40 mm गड़ जाए।
और होगा ही जनरली, होता ही है, क्योंकि इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी रखोगे तो वो कोई भी मतलब इतना ज्यादा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा कि वो पूरा कर जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा एक एक मिनट दो दो मिनट ऐसे करके छोड़ छोड़ के देखोगे, तो मान लेते हैं हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट लिए हुए हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट लिए हुए हैं, तो मेरे को 30 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में 30 मिनट यहीं से मिला है ना, हम लोग 30 मिनट तक वेट करेंगे और 30वें मिनट में अपने को क्या पता चलेगा कि वो कितना कर रहा है, 33 से 35 कर रहा है। तो ये यहाँ पर जो समय निकल के आया, और समय निकल के आया, और वही हमारा तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्या होता है, आईएसटी होता है। आईएसटी समझ में आ गया? इसीलिए बोलते हैं ना, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 30 मिनट होता है, तो यहीं से निकल के आया है, यहाँ से इधर नहीं गया है, ये जो आया है वो यहाँ से आया है ना। आगे समझे? अब उसके बाद फिर देखते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम आ गया समझ में। फाइनल सेटिंग टाइम देखते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में यही सेम सैंपल रखते हैं हमारा, ठीक है। इस सैंपल में कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। ये वाला जो सैंपल, ये वाला जो प्लंजर होता है ना, प्लंजर को बदल देते हैं, इस प्लंजर को बदलते हैं, और इस प्लंजर के बदले में हम लोग कौन सा प्लंजर, अभी फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट देख रहे हैं, तो प्लंजर जो हो जाता है आपका एनुलर एनुलर कॉलर रिंग, ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग कौन से प्लंजर का यूज कर रहे हैं, एनुलर कॉलर रिंग का यूज कर रहे हैं, और ये एनुलर कॉलर रिंग की जो डायमीटर होती है वो 5 mm की होती है। एनुलर कॉलर रिंग का यूज करते हैं, 5 mm का डायमीटर होता है। अब उसको यहाँ पर फंसाते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, समय नोट करते हैं फिर से, जिसमें वो कितना गड़े, जिसमें वो मात्र 0.5 mm तक ही डिग हो, ठीक है। मतलब बहुत समय तक वेट करना पड़ेगा अपने को, तो शुरुआत में तो ज्यादा ही गड़ेगा, लेकिन कितने समय के बाद वो सिर्फ इतना गड़ेगा, वही समय तो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट होगा, मतलब फाइनल सेटिंग टाइम होगा। आ रहा है समझ में? फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम जिसमें हमारा एनुलर कॉलर रिंग सिर्फ कितना गड़े, सिर्फ गड़े 0.5 mm गड़े, बस खत्म। आगे समझ में? और आपको पता है, फिर यहाँ पर आप लिखना चाहो तो फिर से रिवीजन होगा, लिख लेना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ऑर्डिनरी के बाद रैपिड हार्डनिंग का कितना होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट का कितना होता है, लो हीट सीमेंट का कितना होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट का कितना होता है, वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट इजी था, आगे बढ़ते हैं। देखो, जो मैं बोला हूँ उसको लिख लेना, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा, अभी भले समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, 4th नंबर का टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो एपरेटर्स देख लेते हैं। दो एपरेटर्स होता है अपने पास, एक ली चेतेलियर, ली चेतेलियर जो भी है, और उसके अलावा एक एपरेटस जो होता है ऑटोक्लेव। दो एपरेटस होते हैं बेसिकली। ली चेतेलियर एपरेटस के हेल्प से हम लोग लाइन के कारण जो साउंडनेस होता है, लाइन के कारण जो साउंडनेस होता है उसको निकाल पाते हैं, जबकि ऑटोक्लेव के हेल्प से दोनों के कारण, ठीक है, लाइन के कारण जो होता है, मैग्नीशिया के कारण जो साउंडनेस होता है, दोनों के कारण जो साउंडनेस आ रहा है सीमेंट में निकाल सकते हैं, दोनों के कारण साउंडनेस निकाल सकते हैं ऑटोक्लेव के हेल्प से। और लाइन, केवल और केवल लाइन के कारण जो साउंडनेस होता है वो ली चेतलियर के हेल्प से निकालते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ली चेतलियर एपरेटस है, ठीक है, क्योंकि लाइन के कारण ही अधिकतर साउंडनेस सीमेंट में पाई जाती है, ना कि मैग्नीशिया के कारण, ठीक है। अधिकतर जो साउंडनेस है वो लाइन के कारण ही पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग ली चेतलियर एपरेटस या फिर इस टेस्ट को परफॉर्म करके देखते हैं। साउंडनेस टेस्ट को परफॉर्म करके देखेंगे किसके थ्रू, ली चेतलियर एपरेटस के थ्रू। तो ये होता कैसे है, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? साइड व्यू अगर मैं देखूं तो साइड व्यू कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये उसके स्टिक होते हैं, ये एक बहुत छोटा सा एपरेटस होता है, ठीक है, सिलेंडर, हाँ सिलेंड्रिकल एपरेटस होता है, ठीक है। अब देखो 3D, अब उसको क्या 3D बनाऊंगा, देखो ये जो स्टिक होता है, ये जो स्टिक होता है 16.5 सेंटीमीटर का लेंथ होता है इस स्टिक का,
ठीक है, शेप तो दिख ही रहा है, स्प्लिट सिलेंडर बोलते हैं, स्प्लिट सिलेंडर का शेप का बोलते हैं। उसके अलावा इसमें जो मटेरियल यूज होता है ब्रास का यूज होता है। ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल वॉल होते हैं वो 5 mm के थिकनेस के होते हैं जहाँ तक। थिकनेस वैसे कोई नहीं पूछेगा, मत लिखना। और ब्रास का बना होता है, और क्या लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, टेस्ट को परफॉर्म करते हैं डायरेक्ट, और लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो करते क्या है हम लोग, 78p, ठीक है, 78p कंसिस्टेंसी का सैंपल लेते हैं, सीमेंट पेस्ट बनाते हैं। कितनी कंसिस्टेंसी का, 78p, मतलब 78% कंसिस्टेंसी का क्या करते हैं, एक सैंपल बनाते हैं, सीमेंट पेस्ट बनाते हैं। उस सीमेंट पेस्ट को इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे। डालने के बाद फिर क्या कर देते हैं, इसको ग्लास से कवर कर देते हैं, ऊपर ग्लास और नीचे ग्लास। अरे समझ में, ग्लास ग्लास से क्या कर देते हैं, दोनों को ऊपर और नीचे ढक देते हैं, चिपक जाएगा ग्लास, जाहिर सी बात है। उसके बाद उसको 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। क्या किया मैं, इतनी कंसिस्टेंसी का जो सीमेंट है उसको मैं इसमें डाला, फिर ग्लास से कवर किया, फिर 24 घंटे के लिए छोड़ दिया सूखने के लिए। उसके बाद फिर क्या किया देखना, उसके बाद फिर 3 घंटे के लिए वार्म या फिर हॉट वाटर, जो भी लिखना है, हॉट वाटर में 24 घंटे बाद 3 घंटे के लिए गर्म पानी में मैं क्या किया, उसको उबाला। उसके बाद फिर क्या किया, निकाला। निकालने के बाद आधा घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया, आधा घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। 1 मिनट, 1 मिनट रुकना, यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गया। यहाँ पर क्या किया, इसमें डाला, 24 घंटे के लिए सूखने दिया। 24 घंटे सूखने के बाद यहाँ पर L1 मेजर करते हैं। L1 मतलब क्या होता है, L1 मतलब ये दो स्टिक के बीच की दूरी मेजर करते हैं 24 घंटे के बाद। ठीक है, यहाँ पर ये L1 मेजर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करते हैं, L2 मेजर करते हैं। 3 घंटा पानी में डुबाया, निकाला, आधा घंटा सूखने दिया, उसके बाद L2 मेजर करते हैं। उसके बाद क्या निकालते हैं, L2 माइनस L1 निकालते हैं, जिससे क्या निकल जाएगा अपने को, एक्सपांसन निकल जाएगा। एक्सपांसन बिटवीन टू आर्म या फिर टू स्टिक आर्म, ये दो स्टिक आर्म है ना, उनके बीच का दूरी निकल जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंडनेस बोलते हैं। तो साउंडनेस से कुल मिला के हम लोग एक्सपांसन मेजर कर रहे हैं हमारे सीमेंट का। अब आया समझ में। और याद रखना, ये जो एक्सपांसन होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, 10 mm से ज्यादा कभी नहीं होता। ठीक है, साउंडनेस जो होती है किसी भी सीमेंट की 10 mm से ज्यादा नहीं होती है, ये चीज को याद रखना। अब नोट करके जो लिखा रहा हूँ उसको लिखना। इतना आ गया समझ में ना, फिर से बताऊं क्या, जल्दी से बता। 78p की कंसिस्टेंसी वाला सीमेंट लिया, इसमें डाला, उसके बाद फिर ग्लास से कवर कर दिया, 24 आवर के लिए सूखने दे दिया। सूखने के बाद फिर L1 मेजर किया, उसके बाद 3 घंटे के लिए पानी से निकाला, आधा घंटे के लिए सूखने दिया। L2 मेजर किया, L2 माइनस L1 किया, एक्सपांसन है। एक्सपांसन को ही साउंडनेस बोलते हैं। साउंडनेस कभी भी 10 mm से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर नोट करके लिख लेना। नोट करके लिखना ये है, चाहे वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो, चाहे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो, चाहे लो हीट सीमेंट हो, और चाहे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हो, इन सब का एक्सपांसन 10 mm से ज्यादा कभी भी नहीं होता। ठीक है, इन सभी का एक्सपांसन 10 mm हो सकता है, 10 mm से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। वहीं पर अगर मैं बात करूं हाई एल्यूमिना सीमेंट की, ठीक है, और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की, ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट की, 1 मिनट रुकना, हाई एल्यूमिना सीमेंट और पोर्टलैंड, सॉरी सल्फेट, सुपर सल्फेट सीमेंट। ठीक है, सुपर सल्फेट सीमेंट। तो ये दोनों की जो एक्सपांसन होती है वो 5 mm की होती है। पढ़े थे ना, हाई एल्यूमिना सीमेंट का एक्सपांसन लिखाया था ना, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 mm। ठीक है, तो 5 mm के बराबर हो सकती है या फिर उससे कम होगी। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट का एक्सपांसन, सुपर सल्फेट सीमेंट का एक्सपांसन, और ये इनका एक्सपांसन जो होता है 10 mm। खत्म हो गया। अब देखना,
दूसरा एपरेटस आता है अपने पास ऑटोक्लेव, ठीक है, उसका बस नाम याद रखना है, उसका टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट और याद रखना नोट में, कि किसी भी सीमेंट का, ठीक है ना, साउंडनेस, किसी भी सीमेंट का साउंडनेस अगर परसेंट में लिखना चाहो तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.8%। साउंडनेस मतलब एक्सपांसन होता है, एक्सपांसन किसी भी हालत में 0.8% से ज्यादा नहीं होता, या तो लेस देन होता है या इक्वल टू होता है, ये परसेंट में, ठीक है, वो लेंथ में था, ये परसेंट में, बस अंतर इतना। परसेंट का मतलब समझ में आया ना, सैंपल लोगे, सैंपल का जितना भी मतलब इनिशियल जो एक जो भी शेप होगा उसका आप साइज निकाल सकते हो ना, एक्सपांशन के बाद जो साइज होगा परसेंट निकाल देना फिर, और क्या। तो ये हो गया आपका साउंडनेस टेस्ट। इसके बाद फिर क्या बच रहा है आपका, फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट ये कौन सा, 5वें नंबर का है क्या, जितने भी नंबर का है लिख लेना। तो फाइननेस टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, तीन मेथड होता है। एयर परमिएबिलिटी मेथड, एयर परमियाबिलिटी मेथड। दूसरा जो मेथड मैं बोल लूं उसका नाम क्या है, वेगनर टर्बिडिटी मेथड, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड से हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, याद रखना, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं ना, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इन दोनों मेथड से हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एयर परमिएबिलिटी मेथड को हम लोग ब्लेंस मेथड भी बोलते हैं, ब्लेंस एंड नर्स, ब्लेंस एंड नर्स मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। और जबकि सेडिमेंटेशन मेथड जो होता है इसको वेगनर वेगनर टर्बिडिटी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब याद रखना, बस नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेडिमेंटेशन मेथड को ही वेगनर टर्बिडिटी मेथड बोलते हैं, एयर परमिएबिलिटी मेथड को ही ब्लेंस एंड नर्स मेथड बोलते हैं। दोनों से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और कुल मिला के ये दोनों मेथड फाइननेस टेस्ट की मेथड है। तीसरे नंबर का जो मेथड होता है वो होता है अपने पास सीयू एनालिसिस। सीओ एनालिसिस मतलब अब छन्नी का काम हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 100 ग्राम सैंपल लेते हैं, 100 ग्राम सैंपल को मैं क्या करूंगा, सीयू में डालूंगा। सीयू का साइज कितना होगा, 90 माइक्रोन का होगा, इसी को 9 नंबर सीयू भी बोलते हैं, ठीक है। इस 9 नंबर सीयू में डालूंगा, 15 मिनट के लिए सीयू करूंगा, ठीक है, 15 मिनट तक सीयू करूंगा। सीयू करने के बाद जो इसमें रिटेन होना चाहिए, ठीक है, इसमें जो रिटेन होना चाहिए, रिटेन का जो परसेंट है, ठीक है, वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। अरे समझ में, इसमें रिटेन, पास नहीं बोल रहा हूँ ना, इसमें जो रिटेन होना चाहिए, एकदम सिंपल सा टेस्ट है। 100 ग्राम सैंपल लिया, 90 माइक्रोन का सीव है, ठीक है, 90 माइक्रोन ही है ना, हाँ, ठीक है, 90 माइक्रोन का सीव है जिसको 9 नंबर सीव बोलते हैं। 15 मिनट तक सीव किया, 15 मिनट तक सीव करने के बाद पास कितना हो जाना चाहिए, 90%। रिटेन कितना होना चाहिए, 10%। 10% से ज्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। किसी भी सीमेंट में 10% से ज्यादा रिटेन नहीं होता है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक टेबल लिख लेते हैं। सीयू एनालिसिस का एक टेबल मैं बता देता हूँ। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए परसेंटेज रेसिड्यू, परसेंटेज रेसिड्यू जो होता है, ठीक है, सीयू एनालिसिस में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10% होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5% होता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए भी 5% होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। परसेंटेज रेसिड्यू मैं बता रहा हूँ, ये सीमेंट के टाइप हैं, और ये क्या है, परसेंटेज रेसिड्यू। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 10, इसका 5 और इसका भी 5, ठीक। सीयू एनालिसिस भी खत्म हो गया, मतलब फाइननेस टेस्ट खत्म हो गया। फाइननेस टेस्ट के बाद आते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट में, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, देखो कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, 50 mm का एक क्यूब तैयार करते हैं। क्यूब में क्या मिला होता है, सीमेंट प्लस सैंड मिला होता है,
पूरा लिख दूं, सीमेंट प्लस सैंड जिसका प्रोपोर्शन 1:3 का होता है, 3 सैंड 1 सीमेंट। अब इस मोटार को मैं क्या कर देता हूँ, अपने 50 mm के क्यूब में पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर दिया, इसको 24 घंटे के लिए सूखने दिया, उसके बाद फिर क्यूरिंग करता हूँ। 3 डे का क्यूरिंग होगा, 7 डे का क्यूरिंग होगा और 28 डे का क्यूरिंग होगा। हर एक दिन के लिए 3-3 सैंपल रहेगा, ठीक है ना। हर एक दिन के लिए कम से कम 3-3 सैंपल मैं तैयार करूंगा। अब उसमें क्या करूंगा, इन सैंपल को मैं क्या करूंगा, यूटीएम में ले जाऊंगा। यूटीएम मतलब होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें मैं क्या करूंगा, इस क्यूब में लोड अप्लाई करूंगा। लोड अप्लाई करूंगा, जिस लोड में वो फेल हो जाता है वो उसकी क्या कहलाती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। लोड लगाऊंगा, लोड को फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा, जिस लोड में फेल हो जाएगा। जनरली ये देखा गया कि जो 3 डे का स्ट्रेंथ होता है वो अपने को 50% मिलता है, 7 डे का स्ट्रेंथ 66.66% या फिर कैन बी से 67%, और जबकि 28 डे का जो स्ट्रेंथ मिलता है 99.9%, आइडियल केस में 100% मिलता है, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल सा बनता है। पहले इतना समझ में आया क्या, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक क्यूब यानी कि इतने साइज का मोल्ड होगा मेरे पास, 50x50x50 mm का मोल्ड होगा। एमएम लिख दिया हूँ क्या मैं, एमएम तो छोटा होगा ना, एमएम मतलब 5 सेंटीमीटर। एक मिनट, नहीं नहीं सही है, सही है, ठीक है, सही है, 50 mm ही है। अब मैं क्या करूंगा, सीमेंट प्लस सेंड मिलाऊंगा, मोटार तैयार करूंगा 1:3 का, उसको मैं अपने क्यूब में डालूंगा। उसके बाद फिर क्या करूंगा, 24 घंटे के लिए सूखने दिया, फिर उसके बाद फिर क्यूरिंग किया, 3 दिन 7 दिन 8 दिन, टोटल सैंपल 9 हो जाएगा। मिनिमम सैंपल 3 होता है, ठीक है, हर एक दिन के लिए 3-3 सैंपल। अब मैं क्या करूंगा, उसमें हर एक दिन वाले अलग अलग सैंपल में लोड अप्लाई करूंगा। उससे मेरे को ये पता चल रहा है, ये जो है लगभग 50% जो भी उसका ग्रेड है, जो भी उसका मैक्सिमम लोड सहने की क्षमता, उसके 50% में फेल हो रहा है, ये 66% में फेल हो रहा है, ये 99.9% स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, उसके बाद फेल हो रहा है। ये अभी नहीं समझ में आया क्या, अभी एग्जांपल से बताऊंगा वो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि एक मेरे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है जिसका 33 ग्रेड है, ठीक है। इस 33 ग्रेड वाले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का आपसे पूछा गया कि 3 दिन का स्ट्रेंथ कितना होगा, 3 दिन का स्ट्रेंथ कितना होगा आपसे पूछ लिया गया। तो आपको सीधा बताना है कि 33 ग्रेड मतलब होता है आपका 28 डे का स्ट्रेंथ बताता है। कंक्रीट अभी पढ़ेंगे ना आरसीसी, तब मैं बताऊंगा इस ग्रेड का मतलब होता है 33 ग्रेड, मतलब वो ये बताता है 28 डे की स्ट्रेंथ को बताता है, 28 डे स्ट्रेंथ को बताता है ये जो ग्रेड होता है, ठीक है। और 28 डे का स्ट्रेंथ 33 मतलब ये हो जाएगा आपका 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में क्या है, 28 डे का स्ट्रेंथ है, ठीक है। मतलब 100% स्ट्रेंथ इसका यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 3 दिन में 50% मतलब लगभग 16.5%, 16.5 या फिर 16 बोल सकते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये इसका स्ट्रेंथ होगा। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसकी ग्रेड 33 है, तो उसकी 3 डे की स्ट्रेंथ बताओ, तो 3 डे का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 16.5। वैसे ही आपको पूछ सकता है 28 डे का स्ट्रेंथ बताओ, तो 28 डे का स्ट्रेंथ यही सेम हो जाएगा जो ग्रेड है। 7 दिन का पूछ सकता है, तो 7 दिन का 67% निकालना 33 का, वो हो जाएगा आंसर, ठीक है, खत्म। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट खत्म हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में 2 चीजें याद रखना है, कौन से ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, तो ब्रिकवेट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ब्रिकवेट ऑपरेटर्स। ब्रिकवेट ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोग टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दूसरा चीज याद रखना, जो सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो लिखना टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट is approximately 10 to 15% of compressive strength of cement। क्या समझ में आया, जो सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ 10 से 15% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, ठीक है। बस 2 पॉइंट ये लिख लेना, टेंसाइल टेस्ट भी खत्म हो गया।
अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टेस्ट है ये भी खत्म। इसमें भी आपको एपरेटस का नाम याद रखना है, ली चैटलियर फ्लास्क। देखो यहाँ पर अंतर है ना, वो ली चैटलियर एपरेटस था जिसे हम लोग साउंडनेस मेजर कर रहे थे, यहाँ पर फ्लास्क है। ठीक है, तो ली चैटलियर फ्लास्क से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। खत्म हो गया। इसके बाद आगे आगे आपका क्या बच रहा है, एक टेस्ट बच रहा है जहां तक, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। इस केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में हम लोग याद रखेंगे कि जो लाइम सेचुरेशन रेशियो होता है, लाइम सेचुरेशन जो रेशियो होता है वो शुड भी क्या होना चाहिए, 1.02 से कम होना चाहिए और ग्रेटर देन 0.66 से होना चाहिए। अब ये लाइम सेचुरेशन रेशियो क्या होता है, लाइम और एल्यूमिना प्लस सिलिका प्लस क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिना सिलिका प्लस आयरन। ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एल्यूमिना सिलिका प्लस आयरन, ये जो रेशियो होता है इसी को लाइम सेचुरेशन रेशियो बोलते हैं। पूरा टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है अपने को, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में क्या क्या याद रखना है आपको, जो लाइम सेचुरेशन रेशियो होता है वो 1.02 से कम होता है और 1.66 से बड़ा होता है, या फिर ऐसा भी याद रख सकते हो कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए लाइम सेचुरेशन रेशियो और इससे छोटा नहीं होना चाहिए 0.66 से। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना, Al2O3 और Fe2O3 परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना और परसेंटेज ऑफ जो Fe आयरन ऑक्साइड है, इसका जो रेशियो होता है शुड नॉट बी लेस देन 0.66। ठीक है, इनका रेशियो जो होता है 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एल्यूमिना और आयरन का जो परसेंटेज का रेशियो है वो 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखना, तीसरा ये हो जाएगा लॉस ऑफ टोटल लॉस ऑफ इग्निशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4%। ये भी पूछ लेता है कभी कभार, टोटल लॉस ऑफ इग्निशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4%। अब ये लॉस ऑफ इग्निशन नहीं समझ में आ रहा होगा। लॉस ऑफ इग्निशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि अपने पास सैंपल है, उस सैंपल को मैं क्या किया, हीट दे रहा हूँ, हीट देने के कारण जो उसमें मास का लॉस होता है या फिर लॉस ऑफ जो मास होता है, ठीक है, लॉस ऑफ मास ऑफ एनी सैंपल, ठीक है, इज वी गिविंग हीट। तो हीट देने के कारण जो अपने पास सैंपल के मास में जो लॉस होता है उसी को लॉस ऑफ इग्निशन बोलते हैं। तो टोटल लॉस ऑफ इग्निशन सीमेंट के केस में 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस यही है, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में यही चीज याद रखना था, बस खत्म है। ठीक है, बाकी टेस्ट तो और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो आपका सीमेंट भी खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना, बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।